कार्तिक ने मैगी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैगी, इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? मैगी जो कार्तिक के पीछे ही खड़ी थी, जैसे ही कार्तिक का यह सवाल सुनती है तो थोड़ी हैरान हो जाती है। कुछ देर सोचकर उसने कार्तिक से कहा, ऑफ कोर्स इस वक्त हमारे सबसे बड़े दुश्मन सैंड कंट्री के शेख हैं, क्योंकि उन्हें हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। मैगी का जवाब सुनकर कार्तिक ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, गलत जवाब, एक बार फिर से गेस करना चाहोगे? कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने फिर से अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर कुछ देर सोचकर कहा, अगर सैंड कंट्रीज नहीं है तो फिर ऑटोमेशन कंपनी के लोग होंगे, वही आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इस बार भी कार्तिक ने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। ये देखकर मैगी को लगा कि उसने इस बार भी गलत जवाब दिया है। तभी कार्तिक ने मैगी की तरफ देखते हुए कहा, हमारे सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। जैसे ही मैगी ने यह जवाब सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि कार्तिक मित्तल परिवार का डायरेक्ट वंशज है और कोई भी उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता है। हालांकि कुछ देर अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद मैगी समझ गई थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नजर कार्तिक के पैसों पर नहीं बल्कि उसकी एंडलेस सुपर टेक्नोलॉजी पर है, जिस पैसे और पावर के लिए उन्होंने कई साल पहले कार्तिक के माँ बाप को मरवाया था। अब कार्तिक के पास जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए वो लोग कार्तिक को भी मरवाना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बच्चे उतने काबिल नहीं है जितना कार्तिक इतनी कम उम्र में बन गया है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसी बात का तो खतरा है कि कल को जाकर कार्तिक पूरे मित्तल परिवार की कमान अपने हाथों में ले लेगा। कार्तिक ने जब देखा कि मैगी उसकी बात समझ गई है तो उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इस बार आइलैंड पर जो अटैक हुआ है वो बहुत सिंपल लग रहा है, पर ये उतना सिंपल है नहीं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हाथ है। भले ही हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। कार्तिक की बात सुनकर मैगी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने थोड़ी सख्त टोन में कहा, इस बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी सारी हदें पार कर दी। ये लोग आपके खिलाफ इस तरह की प्लॉटिंग कैसे कर सकते हैं? मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने हल्की मुस्कान पास कर दी और आगे कुछ नहीं कहा। कार्तिक को बोर्ड ऑफ काउंसिल पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग अगर उसके माँ बाप की हत्या कर सकते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कार्तिक लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था और उस पल का इंतजार कर रहा था जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंधेरे में से बाहर आएंगे और खुलकर कार्तिक के खिलाफ होंगे। कार्तिक अच्छे से समझ चुका था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑटोमेशन कंपनी और सैंड कंट्री को अपना हथियार बनाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर कार्तिक पर चला रहे हैं, पर अब उनके दोनों ही हथियार आपस में लड़कर मर मिटने को तैयार थे। ऐसे में आगे मित्तल परिवार क्या करेगा ये देखना कार्तिक के लिए भी जरूरी हो गया था। इस वक्त दिल्ली के पास के गांव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर इस न्यूज को देख रहे थे और गुस्से से इस वक्त वो सब अपने दांत पीस रहे थे। उन लोगों को लगा था कि सैंड कंट्री को हथियार बनाकर वो कार्तिक की टेक्नोलॉजी को चुरा लेंगे, पर न्यूज देखकर उनका दिमाग खराब हो चुका था। सैंड कंट्री के ये शेख और उनके भेजे हुए लोग पूरी तरह से यूजलेस निकले। मुझे लगता है कि हमें खुद ही अब अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अभी ये सही वक्त नहीं है। हमें कुछ टाइम और दूसरे लोगों को हथियार बनाकर कार्तिक पर वार करना होगा। अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। दूसरे लोगों पर हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? हम कार्तिक की ब्लैक टेक्नोलॉजी से डर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हमें उससे डरने की जरूरत है। वैसे भी वो अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। अपना गुस्सा कंट्रोल रखो। तुम लोग भूल रहे हो कि परिवार में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कार्तिक को यहाँ का वारिस बनते देखना चाहते हैं। अगर उन लोगों को पता चला कि हम कार्तिक के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं तो वो लोग हमारी बातें सुनना बंद कर देंगे और हमारी इस काउंसिल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये बात सच है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरे मित्तल परिवार को कंट्रोल करते हैं, पर उन्हें यह ताकत तो तभी तक मिली हुई थी ना जब तक परिवार के बाकी लोग उनका साथ दे रहे थे। अगर बाकी लोग उनकी बातें सुनना बंद कर देंगे तो ये चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एकदम कमजोर पड़ जाएंगे। कुछ सोचकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा, वो सब कुछ तो ठीक है, पर हम सैंड कंट्री और ऑटोमेशन यूनियन को इसी तरह लड़ते हुए नहीं छोड़ सकते। ये दोनों ही कार्तिक के दुश्मन हैं। हम अभी भी इन लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये हमारी बात मानेंगे? इस यूनियन के सभी प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। ये लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे? मत सुनने दो हमारी बात, लड़ने दो इन्हें। अगर लड़ना है तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल यूनियन भले ही बाकी लोगों के सामने यूनियन बनाकर दिखा रही है, पर ये सब कुछ टेम्परेरी तौर पर है। अगर हम चाहें तो इस ऑटोमोबाइल यूनियन के शेयर्स खरीद कर अपने हक में कर सकते हैं। हमें अच्छा खासा बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर्स हमारे हाथों में रहेंगे, तो आगे चलकर हम इस पूरी ऑटोमोबाइल यूनियन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। बिल्कुल सही समझा तुमने, पर यह सब कुछ हमें सीक्रेट तौर पर करना होगा। हम किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलने दे सकते कि ऑटोमोबाइल यूनियन अब हमारे कंट्रोल में आने वाली है। ये सब तो ठीक है, पर फिलहाल हमें इन दोनों की लड़ाई रोकनी होगी, वरना ये शेयर्स डूब जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि टेक्नोलॉजी किसके पास है। सैंड कंट्री कह रही है कि ऑटोमेशन यूनियन के पास है और ऑटोमेशन यूनियन कह रही है कि इन्फॉर्मेशन अभी भी सैंड कंट्री के पास है। तुम दोनों को क्या लगता है कौन सच कह रहा है? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था कि कौन सच कह रहा है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि कार्तिक ने क्या खेल खेला है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस लड़ाई को रोकने के लिए अभी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, पर यह इन्फॉर्मेशन इन लोगों के हाथ में नहीं थी। कुछ ही मिनट्स में पूरा खेल बदल गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप को पावरलेस महसूस करने लगे। कुछ देर डिस्कस करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि उन्हें हर हाल में इन दोनों के बीच की लड़ाई को रोकना होगा, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले सैंड कंट्री को मैसेज भेजा कि वो लोग अपनी तरफ से लड़ाई रोकें। अरब देश में शेख जब बेसब्री से इंतजार कर रहा था तब मैक्स आएगा और उन्हें कोई अच्छी खबर सुनाएगा, तब अचानक से उनके एक सबऑर्डिनेट ने आकर उन्हें बताया कि मित्तल परिवार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑर्डर है कि वो लोग तुरंत ऑटोमेशन कंपनी के खिलाफ अपनी लड़ाई रोक दें। जैसे ही अरब देश के शेख ने सुना कि मित्तल परिवार के लोग उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं और लड़ाई रोकने के लिए कह रहे हैं, तो तुरंत उनका चेहरा गुस्से से भर गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा, मित्तल परिवार के वो बूढ़े लोग क्या समझते हैं? कौन हूं मैं? क्या मैं उनका कोई गुलाम हूं या पाला हुआ कुत्ता हूं? पहले उन लोगों ने कहा कि मैं कार्तिक के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ूं और उस टेक्नोलॉजी को चलाऊं,
और अब वो चाहते हैं कि मैं इस टेक्नोलॉजी को चुराने से अपने कदम पीछे कर लूं। क्या वो लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? शेख को इतना गुस्से में देखकर सबॉर्डिनेट और भी ज्यादा डर गया और उसने तुरंत अपने शेख के मूड के हिसाब से बात करते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रिंस, मित्तल परिवार के लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं, वो लोग हमें सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सबॉर्डिनेट की बात सुनकर प्रिंस ने गुस्से से कहा, और क्या कह रहे थे मित्तल परिवार के लोग? सबॉर्डिनेट ने डरते हुए जवाब दिया, उन लोगों का कहना है कि ऑटोमेशन यूनियन के लिए उन्होंने अपने अरेंजमेंट्स कर लिए हैं और वो नहीं चाहते कि अब हम ऑटोमेशन यूनियन के साथ किसी भी तरह की लड़ाई करें या कोई इंटरफेयर करें। जैसे ही शेख ने यह बात सुनी तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अब कहीं ना कहीं शेख को इस बात का विश्वास और ज्यादा हो गया था कि सुपर बैटरी टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल यूनियन के पास ही है। जिस तरह से मित्तल परिवार ऑटोमेशन यूनियन की तरफदारी कर रहा था, उस हिसाब से यह बात कंफर्म हो गई थी कि लास्ट मिनट पर मित्तल परिवार के डायरेक्टर्स ने अपनी पार्टी बदल ली। शेख को मन ही मन यह बात कंफर्म हो गई थी कि मित्तल परिवार सब कुछ अपने आप हड़पना चाहता है और शेख को इस टेक्नोलॉजी से दूर रखना चाहता है। और ये बात शेख को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। शेख ने अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देते हुए कहा, मैक्स को मैसेज भेजो कि ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। शेख ने डिसाइड कर लिया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे जो कर ले, पर अब ये लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि अब बात लाइफ और डेथ की थी। वहीं इन सबसे बेखबर ऑटोमोबाइल यूनियन के रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैक्स इस लड़ाई को ऑलमोस्ट जीतने ही वाला था। उसने ऑटोमोबाइल यूनियन के ज्यादातर सभी लोगों को हरा दिया था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जल्द ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी। मैक्स को खुशी इस बात की थी कि इस टेक्नोलॉजी को हासिल करके वो अपनी जिंदगी बचा लेगा। मैक्स इस लड़ाई को जीतने ही वाला था कि तभी एक के बाद एक 10 गाड़ियां जाकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर रुकी और उनमें से बहुत सारे लोग अंदर आ गए। चिल्लाते हुए बोले, सब लोग अभी और इसी वक्त ये लड़ाई रोक दो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर कौन हैं और किस लिए इन्हें लड़ाई रोकने को कह रहे हैं। जो लोग इस लड़ाई को रोकने आए थे वो लोग कोई और नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भेजे हुए लोग थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए थे और इस वक्त जहां लड़ाई हो रही थी उससे कुछ ही दूरी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक सबॉर्डिनेट का ऑफिस था। हम लोगों को मित्तल परिवार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भेजा है और हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, दोनों तरफ से अभी और इसी वक्त लड़ाई रोक दी जाए। अगर आप लोगों में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो बैठकर बात करें और उसे सॉल्व करें। जैसे ही मैक्स ने इन लोगों की बात सुनी तो वो ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि शेख को हर हाल में ये टेक्नोलॉजी चाहिए थी। हालांकि मैक्स ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सक्सेस के इतने करीब आकर मित्तल परिवार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीच में पड़ेंगे और उन्हें ये लड़ाई रोकने को कहेंगे। मैक्स तुरंत अपने दिमाग में प्लानिंग करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये लड़ाई रोक देनी चाहिए या फिर जबरदस्ती टेक्नोलॉजी को चुराकर मित्तल परिवार के खिलाफ जाना चाहिए। मैक्स दोनों तरफ से फंस गया था। अगर उसने लड़ाई नहीं रोकी तो मित्तल परिवार उसे मार डालेगा और अगर उसने यहाँ बैठकर डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहा तो ये मामला कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक टेक्नोलॉजी जैसी चीज को पाने के लिए कोई भी शांति से बात कर ही नहीं सकता। इसे या तो जीतना पड़ता था और या चुराना पड़ता था। मैक्स बुरी सिचुएशन में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसीजन ले। काफी देर तक चुप रहने के बाद वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अचानक से मैक्स के पास उसके शेख का फोन आया। मैक्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस वक्त क्या सिचुएशन है? शेख इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था और शेख का गुस्सा देखकर मैक्स ने सब कुछ सच सच बताते हुए कहा, हम इस रिसर्च इंस्टीट्यूट पर जीत पाने ही वाले थे। अचानक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भेजे हुए लोग यहाँ पर आ गए और मुझे कुछ भी आगे करने से रोक दिया। मैक्स मरना नहीं चाहता था, इसलिए जो भी सच्चाई थी उसने शेख को बता दी। क्या दोनों पार्टी आपस में बैठकर बातें करेंगी? क्या होगा जब इन लोगों को सच्चाई का पता चलेगा? सच जानकर में थे, उन्हें मित्तल परिवार की कोई भी बात मानने में कोई दिलचस्पी थी नहीं। इसलिए शेख ने तुरंत मैक्स को ऑर्डर देते हुए कहा, मुझे मित्तल परिवार की कोई चिंता नहीं है और मित्तल परिवार होता कौन है तुम्हें रोकने वाला? मुझे हर हाल में वो सुपर बैटरी टेक्नोलॉजी अपने हाथ में चाहिए, समझे तुम? शेख का ऑर्डर सुनकर मैक्स ने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, ओके बॉस, मैं आपका ही ऑर्डर फॉलो करूंगा। शेख का ऑर्डर सुनकर मैक्स बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसे कोई भी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत थी नहीं। अब आगे से जो कुछ भी होगा सब कुछ शेख के दिए हुए ऑर्डर पर ही मैक्स करेगा और आगे जो भी जिम्मेदारी होगी वो शेख खुद उठाएगा। मित्तल परिवार ने जिन लोगों को सहमति बनाने के लिए भेजा था वो लोग गिनती में 10 या 12 लोग ही थे। मैक्स काफी ताकतवर था और वो आसानी से इन सब लोगों को इग्नोर कर सकता था। अगली ही पल मैक्स ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया और रिसर्च इंस्टीट्यूट पर अटैक करना शुरू कर दिया। मित्तल परिवार के भेजे हुए लोग शॉक होकर मैक्स को देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात को मना भी कर सकता है। मित्तल परिवार के भेजे हुए लोग चिल्लाते रहे और उन्हें लड़ाई रोकने के लिए कहते रहे, पर मैक्स ने उन लोगों की एक बात ना सुनी और रिसर्च इंस्टीट्यूट पर लगातार हमला करता रहा। मैक्स के साथ जितने भी लोग आए थे वो सब एक से बढ़कर एक क्रूर और खतरनाक क्रिमिनल्स थे और उन्हें किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या किसी और की कोई परवाह थी ही नहीं। लोगों को मारकर जो खुशी मिलती है वही उनके लिए असली पैशन था। जल्दी ही मैक्स और उसके लोगों ने पूरे रिसर्च इंस्टीट्यूट को अपने हाथों में ले लिया और अंदर जाते हुए मैक्स ने चिल्लाते हुए कहा, अभी और इसी वक्त टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को मेरे हाथों में दे दो। बताओ कहाँ है सुपर बैटरी की हार्ड डिस्क? रिसर्च इंस्टीट्यूट में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उन सबको अभी तक मार दिया गया था और अब पूरे रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ ऑटोमोबाइल यूनियन के सीनियर्स ही बचे हुए थे। जैसे ही उन लोगों ने मैक्स की बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने मैक्स से कहा, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी इन्फॉर्मेशन? हमारे पास कोई हार्ड डिस्क नहीं है। मैक्स को इन लोगों की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने गुस्सा करते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। मैंने खुद देखा था कि कमर्शियल बैंडिट के लोगों ने सक्सेसफुली उस इंडस्ट्रियल आइलैंड से सुपर बैटरी की टेक्नोलॉजी को चुराया था। तुम लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिली थी, पर शायद तुम लोग मुझे वो टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहते। मैक्स को तो पूरा विश्वास था कि ऑटोमोबाइल यूनियन के लोगों ने ही उसे ट्रैक किया था और उसके हाथ आते ही ये टेक्नोलॉजी चली गई थी। और वहीं दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल यूनियन के लोगों ने जब मैक्स की बात सुनी तो उन लोगों को और भी हैरानी हुई और बुरा लगा, क्योंकि वो जानते थे कि मैक्स ने ही उनकी टेक्नोलॉजी को चुराया था और अब वो यहाँ आकर उन पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहा है।
इन लोगों की बातें सुनकर मैक्स ने वहां बैठे बाकी रिसर्चर्स को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये देखकर ऑटोमोबाइल यूनियन के एक प्रेसिडेंट ने कहा, इन लोगों को टॉर्चर करना बंद करो। सच में हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जो हार्ड डिस्क हमारे हाथ लगी थी उनमें फेक इन्फॉर्मेशन थी। अगर तुम चाहो तो खुद देख सकते हो। इतना सुनने के बाद भी मैक्स को विश्वास नहीं हो रहा था और उसने विश्वास ना करते हुए उस आदमी से कहा, क्या कहा तुमने? तुम लोगों के पास वो जो इन्फॉर्मेशन है फेक है। इस वक्त सामने खड़े रिसर्चर्स और प्रेसिडेंट के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे उन्हें देखकर मैक्स को इन लोगों पर बिल्कुल विश्वास हो नहीं रहा था। मैक्स ने तुरंत अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिया कि पास में रखी हुई हार्ड डिस्क का डेटा शेख की टेक्निकल टीम को भेजें और चेक करवाएं कि उनमें डेटा असली है या नकली। जैसे ही सैंड कंट्री में बैठे शेख ने देखा कि मैक्स ने उन लोगों को इन्फॉर्मेशन भेज दी है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और खुद को किसी छोटे बच्चे की तरह उछलने कूदने से रोक नहीं पाया। हालांकि जब मैक्स ने उन्हें इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए कहा तो उसने तुरंत अपने टेक्निकल स्टाफ को ऑर्डर दिया और जो रिजल्ट आया उसे एक्सेप्ट कर पाना और सबके लिए मुश्किल हो रहा था। ऑटोमोबाइल यूनियन के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी फेक थी और जैसे ही ये बात मैक्स को पता चली तो उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए हैरानी से कहा, इन लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी गलत है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इन लोगों ने तो खुद डेटाबेस स्टोर से इन्फॉर्मेशन उठवाई थी, तो डेटाबेस में गलत इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है? मैक्स के एक्सप्रेशन देखकर ऑटोमोबाइल यूनियन के लोग समझ गए थे कि मैक्स को सच्चाई पता चल गई है। उन्होंने धीरे से पूछा, कहीं तुम लोगों के पास जो हार्ड डिस्क है उनमें भी फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है? सामने खड़े आदमी की बात सुनकर मैक्स ने दुखी होते हुए कहा, हम सब लोगों को बेवकूफ बनाया गया। और इतना कहकर अगले ही पल मैक्स ने खुद अपनी जान ले ली, क्योंकि वो इसके आगे जो कुछ भी होने वाला था उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। 2 बार टेक्नोलॉजी को लाने में फेल होने के बाद वो जानता था कि शेख उसकी जान नहीं बख्शेंगे और उसके बाद उसने मित्तल परिवार के डायरेक्टर्स की बात ना मानकर भी गलती की थी। चाहे जो हो जाए, मरना तो उसे हर हाल में था। अपने बॉस के हाथों क्रूर मौत का मरने से अच्छा था कि मैक्स अपने हाथों से सिंपल मौत मर जाए। अभी तक जितने भी लोग आसपास खड़े थे उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन लोगों की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक कर दिया हो। जिस मिशन और टेक्नोलॉजी के लिए उन लोगों ने अपनी जिंदगी तक दांव पर लगाई थी, आखिर में वो सब कुछ फेक निकला और वहीं इन सब की लाइव ब्रॉडकास्टिंग अभी भी चल रही थी। इस पूरी लड़ाई का फाइनल कंक्लूजन देखकर कार्तिक तब तक जोर जोर से हंसता रहा जब तक उसके पेट में दर्द नहीं हो गया। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, ऋतिक वाकई जीनियस है। उसने एक ही बार में मेरे सारे दुश्मनों को मार दिया और मित्र परिवार को भी उनकी औकात दिखा दी। अगर देखा जाए तो बैठे बैठे एक तीर से 3 निशाने मार दिए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ कुछ नहीं लगा था और इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो खाली हाथ थे। उल्टा उन लोगों ने अपने लिए मुसीबतें बढ़ा ली थी। और वहीं दूसरी तरफ सैंड कंट्री के शेख इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लास्ट मिनट पर उनकी मदद करने के बजाय ऑटोमोबाइल यूनियन की मदद की। शेख को तो इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उससे ज्यादा ताकतवर नहीं होते तो कब का उन सब की जान ले चुका होता। और इन सब के अलावा शेख ने अपने विश्वास के आदमी मैक्स को इस लड़ाई में गंवा दिया था। इस बात से मन ही मन शेख के मन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए नफरत भर गई थी। अगर बात ऑटोमोबाइल यूनियन की जाए तो उन लोगों ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया था। इस लड़ाई की वजह से उन लोगों ने अब पहले ही अपने लोगों को गंवा दिया था और इसके अलावा भी उनकी यूनियन अब टूट चुकी थी। इसी बात का फायदा उठाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सीक्रेट तौर पर इस यूनियन के काफी बड़े शेयर्स अपने नाम कर लिए थे और पूरी इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में कर लिया था। अगर देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दुश्मनी उठानी पड़ी थी, पर इसके साथ साथ सबसे ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ था। उन लोगों ने ऊपर की मलाई ले ली और सारा नुकसान सैंड कंट्री और ऑटोमोबाइल यूनियन को हुआ था। यहाँ तक कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में इतनी तोड़फोड़ हुई थी कि इस वजह से कार्तिक को भी नुकसान उठाना पड़ा था, पर उसकी टेक्नोलॉजी बच गई थी। ये बात उसे सुकून दे रही थी। ना चाहते हुए भी कार्तिक को ये बात माननी पड़ रही थी कि इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वाकई काबिलियत है। ये चारों अच्छे से जानते हैं कि कैसे दूसरे की थाली से मलाई चुरानी है और अपने नाम करनी है। इनसे बड़ी खतरनाक लोमड़ियां कार्तिक ने आज से पहले कभी देखी नहीं थी। एक बात अभी भी कार्तिक को पता नहीं थी कि ऑटोमोबाइल यूनियन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सीज कर लिया है। ऐसी बातें जल्दी से पब्लिक में होती नहीं है और ना ही पब्लिक तक पहुंचती है जब तक उन्हें खुद पब्लिक नहीं किया जाता। कार्तिक ने इंडस्ट्रियल आइलैंड पर जो हमला हुआ उससे तुरंत सीख ली और एक बार फिर से पूरे आइलैंड की सिक्योरिटी को रीअरेंज किया। जितने भी लूप होल्स थे उन्हें वक्त वक्त पर सही किया। इन सब मामलों से निपटने के बाद कार्तिक को अब लगने लगा कि शायद उसे अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। वो पहले ही 25 साल का हो चुका था और अब उसके कदमों में दुनिया जहां की सारी शोहरत और पावर थी। अगर नहीं थी तो सिर्फ फैमिली नहीं थी। कार्तिक ने डिसाइड कर लिया था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वो जिंदगी भर कुंवारा नहीं रह सकता है। उसे भी जल्द से जल्द एक परिवार चाहिए था, प्यार करने वाली बीवी चाहिए थी और बच्चे चाहिए थे। उसके पास इतना पैसा था पर इन पैसों पर ऐश करने वाला या खुशी मनाने वाला कोई था नहीं। और जो एक कियारा थी वो भी पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही थी। कार्तिक को 2 महीने हो गए थे लगातार कियारा को टेक्स्ट करते हुए, पर कियारा ने कभी भी किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। पिछले कुछ टाइम से जिस तरह कार्तिक बिजी चल रहा था उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दे सके। पर शायद वक्त निकलना जरूरी हो गया था। कार्तिक समझ गया था कि जिंदगी की मुसीबतें कभी खत्म नहीं होंगी और उसे जल्द से जल्द अपनी एक स्टेबल लाइफ को शुरू करना होगा। कियारा का बदलता व्यवहार कार्तिक के लिए एक मिस्ट्री सी बन गया था और अब हर हाल में कार्तिक को कियारा से बात करनी थी। कार्तिक ने अपना फोन उठाया और कियारा को मैसेज टाइप करते हुए लिखा, आई वॉन्ट टू मीट यू, कम टू माई आइलैंड। कार्तिक ने मैसेज लिखा और जवाब आने का इंतजार करने लगा। बीच बीच में लगभग 10 मिनट के अंदर ही कार्तिक ने 5 बार अपना फोन चेक कर लिया था, पर मैसेज रीड करने के बाद भी कियारा का कोई जवाब नहीं आया था। अब कार्तिक और ज्यादा कियारा का ये रूखापन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कार्तिक कियारा को कॉल करने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ से जवाब आया, इज देयर एनीथिंग इंपॉर्टेंट? इफ नो देन आई एम बिजी। कार्तिक ने तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कियारा इतना रूखा जवाब देगी। जो लड़की मौका ढूंढती थी कार्तिक से बात करने का, उसके आसपास रहने का, वो आज कार्तिक के बुलावे पर भी आना चाहती ही नहीं थी।
क्या ये सब कुछ बहुत अजीब नहीं था? कार्तिक खुद की ही सोच में खोया रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे और क्या ना कहे। मैगी जो कार्तिक के पीछे ही खड़ी थी, कियारा का जवाब पढ़ चुकी थी। उससे भी अपने बॉस की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो जानती थी कि कार्तिक का चेहरा उतर चुका है और वो दुखी है। इसीलिए उसने कार्तिक के सामने आते हुए कहा, बॉस, अगर आप बुरा न माने तो मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। कार्तिक ने जब देखा कि मैगी उससे बात कर रही है, वो अपने ख्यालों से बाहर आया और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मैगी ने कार्तिक से कहा, बॉस, अब कियारा को थोड़ा वक्त दीजिए। हो सकता है उसे कोई परेशानी हो जो वो आपसे बांटना चाहती हो, पर आपके वक्त न दे पाने की वजह से वो खुद इन सब चीजों से लड़ रही हो। मैं कॉलेज टाइम से कियारा को जानती हूँ। वो हमेशा से ही मुस्कुराती रही है और खुश रही है। जब आपका और सिया का स्कैंडल बाहर आया था तब भी कियारा आपकी खुशी के लिए कुछ नहीं बोली, पर आप तो जानते ही हैं कि वो आपसे कितना प्यार करती है। मैगी की बातें कार्तिक के दिल तक जा रही थी। वो जानता था कि पिछले कुछ टाइम में उसने बहुत सारी गलतियां की थी और कियारा को वक्त नहीं दिया था। शायद इसी वजह से कियारा कार्तिक से दूर होती जा रही थी। यही सब सोचकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए मैगी को थैंक यू कहा और अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करते हुए लिखा, इट्स अर्जेंट, सी यू एट 8 PM एट माई प्लेस। क्या कियारा आएगी कार्तिक से मिलने? आखिर क्या हुआ है कियारा को? दूसरी तरफ मैगी ने कुछ सोचते हुए कहा, सर क्यों ना आज कियारा के आने से पहले मैं आप लोगों के लिए बाहर गार्डन में कुछ तैयारी करवा दूं? मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा था, तुम अभी से ही सारी तैयारी कर पाओ और कियारा के आने से पहले सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। इतना कहकर कार्तिक अपने कमरे में चला गया। दूर खड़ी तानिया ने जब कार्तिक और मैगी की बात सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिर कियारा के आने से कार्तिक इतना खुश क्यों हो रहा था? तानिया तुरंत मैगी के पास गई और उससे बोली, मैगी, कार्तिक भैया आज कुछ ज्यादा खुश लग रहा है ना? ये कियारा हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाली ही है क्या? और भाई उसके आ जाने पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? तानिया के इतने सारे सवाल सुनकर मैगी ने मुस्कुराते हुए कहा, कियारा और बॉस कॉलेज टाइम से एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बीच में कुछ दिक्कत आई थी, पर बॉस अब चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और उनकी जिंदगी में भी एक खूबसूरत लड़की आ जाए जो उनके परिवार को आगे बढ़ाए। मैगी की बात सुनकर तानिया ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की किसी सुपर एक्ट्रेस भैया को पसंद करती है और मुझे भी लगा था कि भैया को सिया पसंद है। तानिया की बात सुनकर मैगी ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगी? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भैया की जिंदगी में एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की आ जाए? मैगी की बात सुनकर तानिया ने खुश होते हुए कहा, क्या इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैगी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और तानिया को लेकर बाहर चली गई। और वहीं इन सबसे बेखबर कियारा अपने अपार्टमेंट में बेचैन से इधर उधर घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक कार्तिक ने उसे अपने घर पर क्यों बुलाया है। ना चाहते हुए भी मन मारकर कियारा तैयार होने चली गई। इस वक्त उसके मन में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक एक के बाद एक अपने क्लोसेट से कपड़े निकाले जा रहा था। पिछले 2 घंटे में उसे कुछ भी पसंद नहीं आया था। इस वक्त उसकी हरकत किसी कॉलेज के लड़के जैसी थी, पहली बार किसी लड़की को जैसे डेट कर रहा हो। जब फाइनली कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया तो उसने मैगी को आवाज देते हुए कहा, मैगी, तुम ही मेरे लिए कोई अच्छा सा सूट पसंद करो, मुझे सब कुछ एवरेज लग रहा है। कार्तिक की बात सुनकर मैगी क्लोसेट में रखे हुए 500 सूट को देखते हुए उनमें से आसमानी कलर का सूट निकालकर कार्तिक को देते हुए बोली, ये कलर आप पर सबसे अच्छा लगेगा सर, आज के लिए ये काफी सुटेबल भी है। कार्तिक को भी वो कलर काफी पसंद आया था, इसलिए उसने तुरंत सूट को पसंद कर लिया और रेडी होने के लिए चला गया। इन सबसे अलग इंडस्ट्रियल आइलैंड पर रजत अभी भी वहां के सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ था और जितने भी लूप होल्स पाए गए थे उन्हें ठीक कर रहा था। शाम के 6:30 बज चुके थे और कार्तिक पूरी तरह से तैयार होकर अपने मेंशन के हॉल में इधर उधर घूम रहा था। तानिया जो दरवाजे पर खड़ी होकर लगातार अपने भाई को पिछले 15 मिनट से इधर उधर घूमते हुए देख रही थी, अब तो उसका भी सिर चकराने लगा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पूरी दुनिया को जीतने की हिम्मत रखने वाला उसका भाई इस वक्त एक लड़की के आने पर इतना नर्वस हो सकता है। अगर तानिया की बात की जाए तो वो अपने समर वेकेशन के दौरान अक्सर स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी में जाया करती थी और वहां के स्टाफ के साथ डांस और सिंगिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। उस वक्त तानिया को सिया और रिद्धिमा ज्यादा पसंद थी क्योंकि वो दोनों ही हमेशा तानिया के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती थी। हालांकि प्रैक्टिस के दौरान अक्सर तानिया की मुलाकात कियारा से भी होती थी, जो अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए तानिया से बातें करती थी। हालांकि तानिया से ज्यादा घुली मिली नहीं थी, पर यह बात तानिया को काफी अजीब लगती थी। जल्दी ही 7 बज गए थे तभी तानिया के फोन पर उसके कॉलेज से कॉल आया, जिसे अटेंड करने के लिए वो अपने कमरे में चली गई। कार्तिक आराम से अपने सोफे पर बैठ चुका था और बार बार घड़ी को देख रहा था। उसके लिए 7 बजे के बाद एक मिनट को निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कार्तिक तो मन ही मन ये सोच रहा था कि उसे कियारा से यहाँ आने के बाद क्या क्या बातें करनी है, और साथ ही साथ उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि आखिर पिछले 3 महीनों से कियारा किसी भी बात का उसे ठीक से जवाब क्यों नहीं दे रही। जल्दी ही एक गाड़ी आकर कार्तिक के मेंशन के बाहर रुकी और कियारा सिंपल जीन्स और क्रॉप टॉप पहनकर बिना कोई ज्यादा मेकअप किए अंदर आने लगी। कियारा को सामने से आते हुए देखकर कार्तिक काफी ज्यादा खुश हो गया। अपनी सिंपलिसिटी में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। कियारा जैसे ही चलकर कार्तिक के पास आई तो कार्तिक ने खुश होते हुए कियारा को गले लगा लिया। हालांकि कियारा ने पलटकर उसे गले नहीं लगाया, बस चुपचाप किसी पुतले की तरह खड़ी रही। कियारा का इतना ठंडा रिएक्शन देखकर कार्तिक दिल ही दिल में थोड़ा दुखी हो गया, पर उसने अपने ये इमोशंस अपने चेहरे पर आने नहीं दिए और तुरंत कियारा से अलग होकर उसे अपने पास वाले सोफे पर बैठने के लिए कहा। कियारा का चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई है, बस कार्तिक के कहने पर उसे आना पड़ा। यहाँ आते ही कार्तिक बहुत प्यार से कुछ पल के लिए कियारा का चेहरा निहार रहा था और उसके बाद उससे पूछा, कैसी हो तुम? काफी वक्त हो गया मिले हुए। कियारा ने जैसे ही कार्तिक से ये सवाल सुना तो इम्पेशेंट होते हुए बोली, तुमने कहा था कि कुछ जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है तुम्हें? क्या कोई गाना या फिल्म लॉन्च हो रही है? जैसे ही कार्तिक ने कियारा का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि ये वही कियारा है जिसे वो इतने सालों से जानता है।
या फिर कोई उसकी हमशक्ल तो नहीं? हमेशा उसके आगे पीछे कार्तिक कार्तिक करके घूमती रहने वाली लड़की आज उसे इस टोन में बात क्यों कर रही है? कार्तिक कियारा के बगल वाले सोफे पर जाकर बैठ गया और कियारा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ है कियारा? इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं पिछले 3 महीनों से देख रहा हूं, कभी मेरे किसी टेक्स्ट का जवाब नहीं देती हो, ना ही मुझे कॉल करती हो, हमेशा मुरझाई मुरझाई सी रहती हो। क्या कुछ हुआ है क्या? कार्तिक की ये बातें सुनकर कियारा कुछ पल के लिए इमोशनल हो गई, पर अगले ही पल उसने अपना हाथ कार्तिक के हाथ से छुड़वाते हुए कहा, कार्तिक अगर कोई जरूरी बात करनी हो तो बताओ, वरना मुझे चलना चाहिए। अभी तक कार्तिक ने बहुत प्यार से बात कर ली थी, पर अब उसका पेशेंस जवाब दे रहा था। कार्तिक ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा तुम कहीं नहीं जाओगे कियारा। पहले मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या? तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्या मुझसे फिर से कोई गलती हुई है? क्या तुम मुझसे किसी बात पर गुस्सा हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? कियारा ध्यान से कार्तिक की बातें सुन रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी पर अभी भी कुछ कहते कहते रुक गई और बात को पलटते हुए बोली, कार्तिक प्लीज, तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिना वजह मैं तुम्हें कॉल क्यों करूंगी? और अगर मुझे कोई दिक्कत है भी तो तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कियारा की बात सुनकर कार्तिक ने कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो मैं नहीं कर सकता। मेरे पास पैसा है, पावर है और अब तो ब्लैक टेक्नोलॉजी भी है। तुम्हें जो दिक्कत है बोलो, कार्तिक मित्तल कुछ भी कर सकता है। कार्तिक का इतना कॉन्फिडेंस देखकर कियारा ने एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए हंसकर कहा, यही तो प्रॉब्लम है कार्तिक, तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, टेक्नोलॉजी है, पर ये तीनों चीज किसी के दिल का हाल नहीं समझ सकती। उसके लिए इंसान चाहिए, इमोशन चाहिए। कियारा की ऐसी गहरी गहरी बातें सुनकर कार्तिक ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। इमोशन नहीं समझ सकते से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हूं तुम्हारा इमोशन समझने के लिए। कार्तिक की ये बात सुनकर कियारा तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और थोड़ी तेज आवाज में बोली, तुम नहीं समझ सकते कार्तिक, तुम नहीं समझ सकते। तुम्हें सिर्फ अपने पैसों से और अपनी पावर से प्यार है। कार्तिक ने जैसे ही कियारा की तेज आवाज सुनी तो वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और थोड़ा हैरान होते हुए बोला, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कोई बात है तो तुम मुझे बताओ तो सही, मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं। कार्तिक की बातें सुनकर कियारा को एहसास हुआ कि इस वक्त वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गई थी। उसने तुरंत खुद को संभाला और कार्तिक से माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुमने कहा था कि तुम कुछ जरूरी बातें करना चाहते थे, बताओ क्या जरूरी बात है? कियारा को एकदम से अपनी बात पलटते हुए देखकर कार्तिक फिर हैरान रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आज किसी नई कियारा से मिल रहा है। ये तो वो पुरानी कियारा है ही नहीं जो हर छोटी बात पर कार्तिक के आसपास घूमती रहती थी, हर बात पर उससे बहस करती थी, उसका सपोर्ट करती थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। कार्तिक आगे बढ़कर अगले ही पल कियारा का हाथ थामकर उसके गले लगकर बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो। मैं जानता हूं कि पिछले 3 महीनों में मैंने तुम पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए। मैंने फिर से कुछ वक्त में बहुत सी गलतियां की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपनी ही परेशानियों में उलझा रह गया था और इसलिए मैं तुमसे दूर होता चला गया। पर अब कार्तिक आगे अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कियारा उससे दूर होते हुए बोली, कार्तिक अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं जानती हूँ कि कॉलेज टाइम में जब तुमने उस बार में मेरी जान बचाई थी तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम चाहे मुझसे प्यार करो या ना करो पर मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करूंगी, और कहीं ना कहीं आज तक मैं वही करती आ रही थी। पर मुझे लगता है कि अब मुझे खुद को और तुम्हें आजाद कर देना चाहिए। तुम्हें पूरा हक है अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीने का। मैं तो सिर्फ एक सिंगर थी जिसे तुम जैसे इतने बड़े घर के लड़के ने अपना दोस्त बनाया, अपनी कंपनी में फैशन डिजाइनर बनाया, मेरी माँ का सपना पूरा करने में मेरी मदद की। मुझे उसके लिए हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं काफी टाइम से सोच रही थी पर अब मुझे कह देना चाहिए कि तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हो कार्तिक। तुम्हें जिसके साथ रहना है, जिसके साथ शादी करनी है तुम करो। मैं किसी भी तरह से आज के बाद तुम्हें नहीं रोकूंगी। कियारा की बातें सुनकर कार्तिक पूरी तरह से टूट गया। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने टाइम में उसने कितनी बार कियारा का दिल दुखाया था और इस बात का उसे खुद एहसास नहीं था। कितने टाइम से कियारा खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, खुद को कार्तिक से दूर करने की कोशिश कर रही थी। न जाने उसे कितना दुख, कितनी पीड़ा हुई होगी और कार्तिक उसके पास उस वक्त नहीं था इन सब बातों को समझने के लिए। अब जाकर उसे समझ में आ रहा था कि कियारा उससे इतना रूठी रूठी क्यों रहती थी, क्यों वो हमेशा उससे दूर भागती रहती थी। अपनी बात कहकर कियारा ने आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछा, चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, शायद आज तुम्हारा मन बहलाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए तुमने मुझे याद कर लिया। शायद तुम्हारे पास कोई जरूरी काम नहीं है कार्तिक, मुझे चलना चाहिए अब। आज पहली बार कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे उसका असली आईना दिखा रहा हो। कार्तिक ने हमेशा बाकी लड़कियों की परवाह की है, उनकी बातें मानी है, उनके नखरे उठाए हैं, पर कियारा, उस पर तो उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। क्या टूट जाएगी कार्तिक और कियारा के प्यार की डोर?